हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बंधु क्लासेस में स्वागत है। हम दोस्तों जैसे अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों को मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया था। आज हम दोस्तों भारत पर सर्वप्रथम विदेशी आक्रमण के बारे में चर्चा करेंगे। यानी भारत पर हम देखते हैं दोस्तों, भारत पर विदेशी आक्रमण आक्रमण यानी भारत पर सर्वप्रथम किन विदेशी शक्तियों ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था, उसके बारे में आज हम लोग विस्तार से करते हैं। कहा जाता है दोस्तों, जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ही भारत पर दो महत्वपूर्ण विदेशी शक्तियों ने भारत पर आक्रमण किया था, वो भी भारत के पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। इन दो विदेशी शक्तियों में अगर हम देखें, सर्वप्रथम एक शक्ति जिसे हम ईरान के नाम से जानते हैं, इसे विदिकट में उस समय फारस भी कहा जाता था। यानी ईरानियों का आक्रमण जो था भारत में, सर्वप्रथम जब विदेशी की बात किया जाए कि विदेशी शक्तियों में सर्वप्रथम किस शक्ति ने भारत पर आक्रमण किया था, तो हम ईरान का नाम लेते हैं। और इसी समय दूसरी जो महत्वपूर्ण शक्ति थी यूनानियों की थी। यानी कौन शक्ति दूसरी शक्ति थी? यूनानी थे। यूनानी में सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, काफी चर्चित नाम होता है, जिसे हम सिकंदर के नाम से जानते हैं। यानी दूसरा आक्रमण जो भारत में इसी समय होता है पश्चिमोत्तर भारत में, वो कौन होता है? यूनानियों का आक्रमण होता है, जिसका महत्वपूर्ण शासक जो होता है वो कौन होता है? सिकंदर महान होता है। तो एक एक करके हम देखते हैं, उस समय भारत पर जब ये दो शक्तियां आक्रमण कर रही थी, तो भारत की उस समय की राजनीतिक या सामाजिक स्थिति क्या थी। अगर हम आपको समझाने का प्रयास करें तो एक हिसाब से कहा जाए, ये उस समय का अगर हम भारत मान लेते हैं, अगर उस समय का ये अगर हम भारत की बात कर लेते हैं, जब वो उस समय हम देखते हैं, हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था, उस समय जब मगध का उत्कर्ष हो रहा था, या एक तरह से कहा जाए मगध साम्राज्य का विकास हो रहा था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि उस समय मगध पर तीन महत्वपूर्ण राजवंशों ने शासन किया था। उस समय जब हमने बताया था तो कौन कौन थे, आपको एक बार रिवीजन करा देते हैं। कहा जाए, एक सर्वप्रथम जो उस पे साम्राज्य किया था, एक तरह से कहा हर्यक वंश। दूसरा वंश जो शासन करता है शिशुनाग वंश। और तीसरा जो वंश होता है जिसे हम नंद वंश कहते हैं, नंद वंश। यानी बारी बारी से उस समय जो मगध था, एक तरह से कहा जाए ये बिहार का एरिया होता है, और इसी समय मगध का उत्कर्ष होता है। और इसी मगध साम्राज्य पर क्या होता है? तीन राजवंशों द्वारा शासन किया जाता है। पहला जो राजवंश होता है वो कौन सा होता है? हर्यक वंश होता है। और दूसरा शिशुनाग वंश होता है। और तीसरा राजवंश जो होता है नंद वंश होता है। जब जिस समय विदेशी आक्रमण हो रहे थे पश्चिमोत्तर भारत में, उस समय पाकिस्तान का भी बंटवारा नहीं हुआ था, तो इस तरह से ये एरिया था, कश्मीर के पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण हो रहे थे। तो उस समय मगध का कौन सा शासक था? घनानंद उस समय मगध साम्राज्य का शासक होता है। और इसी साम्राज्य का इसी समकालीन पर भारत पर जब प्रथम आक्रमण किया जाता है ईरानियों द्वारा, ईरानियों को कहा जाता है, इस समय अगर हम देखें तो ईरान जो था आसपास, यही आसपास मध्य एशिया के आसपास ईरान का एक एरिया था। और इसी ईरान पर एक राजवंश विकसित होता है, जिसे हम अखामनी साम्राज्य कहते हैं।
साम्राज्य के नाम से जानते हैं, जो ईरान के यानी मध्य एशिया में, और इसी का जो शासक था सर्वप्रथम, जो इसका शासक बनता है, जो इसी का शासक बनता है, और वो होता है साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय जो होता है, ये एक साम्राज्य की नींव रखता है, और उसका नाम होता है हकमनी साम्राज्य होता है। और ये कहा जाता है साइरस द्वितीय जो होता है, यह बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक होता है, और ये कुछ ही दिनों में मध्य एशिया के आसपास, यानी इस पूरे क्षेत्र को ये क्या करता है, सॉरी दोस्तों, इस पूरे क्षेत्र पर अपने साम्राज्य का विस्तार कर लेता है। और इसी साइरस द्वितीय के द्वारा, कहा जाता है इसी साइरस द्वितीय के द्वारा सर्वप्रथम 526 बीसी में भारत पर असफल आक्रमण किया जाता है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम जब भारत पर असफल आक्रमण किया जाता है और यह भारत पर अटैक करता है, लेकिन ये इसे सफलता नहीं मिलती है। कब करता है? 526 बीसी के आसपास। 526 बीसी के आसपास जब एक साम्राज्य, यानी ईरान का जो साम्राज्य होता है, यहां जो मनी साम्राज्य रहता है, इसका एक शासक होता है जिसे हमने कहा साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय द्वारा भारत पर सर्वप्रथम क्या होता है? आक्रमण किया जाता है, लेकिन वह आक्रमण कैसा आक्रमण होता है? असफल आक्रमण होता है। भारत पर उसे विजय प्राप्त नहीं होती है। यह भी कहा जाता है जब ये साइरस द्वितीय यहां असफल होता है, तो ये जो है उस समय साइरस द्वितीय जब यहां असफल होता है, तो इस समय इसने अपने, एक तरह से कहा जाए, एक तरह से कैस्पियन सागर क्षेत्र पर, कैस्पियन क्षेत्र पर अटैक करता है। और इसी में डरबाइक एक जनजाति होती है, डरबाइक एक जनजाति होती है। इन जनजातियों द्वारा युद्ध करते करते साइरस द्वितीय की क्या होती है? 529 बीसी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 529 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके साम्राज्य का, इसका कैम्बिसीज द्वितीय, यानी इसका एक पुत्र होता है, कैम्बिसीज द्वितीय इसका एक पुत्र होता है। और कहा जाता है जब कैम्बिसीज द्वितीय इस साम्राज्य का, हकमनी साम्राज्य का शासक बनता है, तो इसी समय अगर हम बात करें तो यहां जो होता है गृह युद्ध शुरू हो जाता है। गृह युद्ध शुरू हो जाता है, और इस गृह युद्ध में कैम्बिसीज जो द्वितीय है, इसी में उलझकर रह जाता है, और इसके द्वारा भारत पर अटैक करने की या आक्रमण करने की कोई चेष्टा नहीं की जाती है। तो इस तरह से देखा जाए, कैम्बिस द्वितीय के जब साम्राज्य खत्म होता है 522 बीसी में, 522 बीसी में जब इसकी मृत्यु होती है, तो इसका पुत्र दारा प्रथम, इसका पुत्र होता है दारा प्रथम जब इसका पुत्र गद्दी पर बैठता है, तो इसी समय दारा प्रथम, ऐसे हम डेरियस द्वितीय के नाम से जानते हैं। डेरियस द्वितीय जब हकमनी साम्राज्य का या ईरान का शासक बनता है, तो यह कहा जाता है इसी ने सर्वप्रथम भारत पर सफल आक्रमण किया था। यानी डेरियस प्रथम द्वारा भारत पर सर्वप्रथम जो सफल आक्रमण होता है, यह क्या करता है? भारत पर करता है। जब भारत पर आक्रमण करता है, तो भारत के जो पश्चिमी, यानी पश्चिम भारत के साम्राज्य या सीमावर्ती साम्राज्य थे, गंधार एक साम्राज्य था, गंधार पर क्या करता है दोस्तों? यह विजय प्राप्त कर लेता है। और उस समय हेरोडोटस के अनुसार यह कहा जाता है कि जब दारा प्रथम
भारत पर आक्रमण करता है और गंधार पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो इसी को गंधार को अपना क्या करता है, 20वां प्रांत बनाता है। तो इस तरह से कहा जाए दोस्तों, जो भारत पर सफल आक्रमण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, दारा प्रथम के द्वारा किया जाता है। और अगर कहा जाए भारत पर प्रथम आक्रमण किसने किया था, तो साइरस द्वितीय ने किया था, लेकिन उसका आक्रमण जो होता है वो क्या होता है, असफल होता है, उसे विजय प्राप्त नहीं होती है। लेकिन सारस दारा प्रथम द्वारा भारत पर एक सफल आक्रमण किया जाता है और वह क्या होता है, गंधार क्षेत्र को, इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लेता है और हकमनी साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाता है। यानी 20वां प्रांत किसे बनाता है, गंधार साम्राज्य को, यह अपने हकमनी साम्राज्य का प्रांत बना देता है। अब दोस्तों देखते हैं इसी के बाद ईरानियों का जो भारत पर आक्रमण हुआ था उसका क्या प्रभाव पड़ा था भारत पर, इसे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यानी ईरानी आक्रमण का प्रभाव, ईरानी आक्रमण का प्रभाव, ईरानी आक्रमण का जब अगर हम प्रभाव की बात करें, सर्वप्रथम इससे समुद्री व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है, समुद्री व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। यानी जब आक्रमण हुए और उसी तरह से भारत का विदेशियों के साथ संपर्क बढ़ा और समुद्र व्यापार का एक तरह से कहा जाए प्रोत्साहन मिल जाता है। दाई से बाई, दाई से बाई लिखी जाने वाली लिपि एक होती है जिसे हम खरोष्ठी लिपि कहते हैं, खरोष्ठी, खरोष्ठी लिपि का भारत में विकास होता है। एक लिपि और होती है ईरानियों की जिसे हम अरामाइक लिपि, अरमाइक लिपि कहते हैं, अरमाइक लिपि का भी भारत में विकास होने लगता है। आगे चलकर हम जब दोस्तों देखेंगे इन दोनों लिपियों का अपने अशोक द्वारा, यानी अरामाइक लिपि और खरोष्ठी लिपि का अशोक अपने अभिलेखों में इन लिपियों का विस्तार से इस्तेमाल करता है। और इसी तरह से देखा जाए अभिलेख लिखने की, अभिलेख लिखने की जो कला होती है या अभिलेख लिखने की शुरुआत क्या हुई, जब ईरानियों के संपर्क में भारतीयों का आना हुआ तो अभिलेख लिखने की भारत में परंपरा शुरू हुई। इस तरह से कहा जाता है। आगे चल के हम स्पष्ट रूप से मौर्य साम्राज्य की कलाओं पर, मौर्य साम्राज्य की कलाओं पर स्पष्ट रूप से हमें जो प्रभाव दिखता है, जो मौर्य साम्राज्य की कला होता है, जब हम आगे चल के इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, जो मौर्य साम्राज्य की कला होता है उस पर स्पष्ट रूप से ईरानियों का क्या होता है, प्रभाव दिखाई देता है। इस तरह से कहा जाए दोस्तों, जो भारत पर सर्वप्रथम सफल आक्रमण हुआ था किसके द्वारा, दारा प्रथम के द्वारा, और आक्रमण ईरानियों द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किया जाता है, तो उनसे हमें कोई विशेष राजनीतिक नुकसान तो नहीं होता है दोस्तों, लेकिन उनसे एक तरह से कहा जाए जो हमारी परंपरा होती है, लिपियों होती है, संपर्क होता है, उनसे थोड़ा बहुत प्रभाव भारत पर पड़ा। जैसे समुद्री व्यापार का विकास होना, दाएं से बाएं लिपि देने वाली खरोष्ठी लिपि से भारतीयों का परिचित होना, अरामाइक लिपि से भारतीयों का परिचित होना, और अभिलेख लिखने की परंपरा शुरू हुई कैसे, और मौर्यों के साम्राज्य पर कलाओं का जो विकास हुआ, स्पष्ट रूप से ये ईरानी आक्रमण के प्रभाव दिखाई देते हैं। ठीक दोस्तों, यहां तक बात क्लियर हुई। अब आगे हम बात करते हैं यूनानी आक्रमण के बारे में, जो भारत का द्वितीय आक्रमण हुआ था जिसे हम यूनानी आक्रमण कहते हैं, यूनानी आक्रमण कहते हैं। थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों, जो यूनानी आक्रमण था ये जो है मकदूनिया मकदूनिया में जो सिकंदर का पिता था फिलिप द्वितीय, क्या था, फिलिप
द्वितीय जो होता है ये सिकंदर का पिता होता है, जिसने 359 बीसी में 359 बीसी में मकदूनिया का शासक बनता है और इसकी जो मृत्यु होती है 329 बीसी में। ये शासक बनता है यहाँ पे 359 ईस्वी में शासक बनता है और इसकी जो मृत्यु होती है वो होती है 329 बीसी में। यानी 559 बीसी में जो फिलिप द्वितीय था वो मकदूनिया का शासक बनता है और 329 बीसी में इसकी मृत्यु हो जाती है। उस समय सिकंदर की जो सिकंदर की आयु थी वो मात्र 20 वर्ष की थी। अपने पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर मकदूनिया का शासक बनता है, यानी इस एरिया का शासक बनता है। और कहा जाता है दोस्तों, जिस समय मकदूनिया का सिकंदर शासक बनता है और इसके जो मतलब एक तरह से कहा जाए इसके जो गुरु थे अरस्तु को ये अपना साम्राज्य सौंप कर मकदूनिया और ये विश्व विजय के लिए निकल पड़ता है। इसी विश्व विजय में भारत का जो आक्रमण करता है, सर्वप्रथम बल्ख पर अटैक करता है। एक राज्य होता है बल्ख पर विजय प्राप्त करने के बाद यह बल्ख अफगानिस्तान में, वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है। और इस पर अटैक करने के बाद या अफगानिस्तान होते हुए हिंदुकुश पर्वत जो काराकोरम की तरह से है या हिंदुकुश पर्वत को एक तरह से कहा जाए खैबर दर्रा को पार कर भारत पर आक्रमण करता है। जिस समय यह भारत पर आक्रमण करता है तो सर्वप्रथम यह किस पर आक्रमण करता है? एक भारत के पश्चिमोत्तर भारत पर तक्षशिला यानी तक्षशिला होता है, इसी पर आक्रमण सर्वप्रथम करता है। यहां का जो शासक होता है वो अंभी होता है। अंभी कहता है कि भारत पर सर्वप्रथम जब सिकंदर द्वारा आक्रमण किया जाता है तक्षशिला पर, तो तक्षशिला का जो शासक होता है अंभी या बिना युद्ध किए, अंभी के द्वारा बिना युद्ध किए सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और उसका स्वागत करता है और आगे भारतीय साम्राज्य पर आक्रमण के समय सहयोग का वचन देता है। इस तरह से सिकंदर तक्षशिला को विजय करने के पश्चात आगे बढ़ता है। इसी समय एक पश्चिमोत्तर पर गणराज्य होता है जिसे अश्वक कहते हैं। अश्वक होता है। इसी के जो ईरानी लेखक होते हैं उनके विवरण के अनुसार अश्वक पर जब आक्रमण करता है यहाँ के सैनिकों द्वारा युद्ध में मारे जाने के बाद यहाँ की जो स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों द्वारा शस्त्र धारण कर लिया जाता है। यह देखकर सिकंदर बड़ा ही क्रोधित होता है और तब क्रोध के कारण वहां कत्ले आम का आदेश जारी कर देता है। सिकंदर के कत्ले आम के आदेश होने के बाद स्त्रियों और बच्चों को, पूरे साम्राज्य को कत्ल कर दिया जाता है। यह सिकंदर महान के जीवन काल की एक बहुत ही बड़ी त्रासदी थी जो उसके इतिहास पे एक काला धब्बा था, क्योंकि सिकंदर द्वारा सैनिकों को मार देने के बाद स्त्रियों और बच्चों को कत्ले आम का जो आदेश दिया जाता है वो अश्वक पर दिया जाता है। इसके बाद सिकंदर द्वारा भारत के पश्चिमोत्तर आगे बढ़ता है और पंजाब पर आगे बढ़ने के बाद पंजाब पर अटैक करता है। किस पर अटैक करता है? पंजाब पर अटैक करता है। और उस समय पंजाब का जो शासक था वो कौन था दोस्तों? पोरस। जो पंजाब का शासक था पोरस था। जो पोरस का साम्राज्य था वो कहा जाता है झेलम और चिनाव
चिनाब नदियों के मध्य जो है पोरस का साम्राज्य स्थित था। जिस समय पोरस जो है सिकंदर आक्रमण करता है पंजाब पर, तो पोरस द्वारा बड़ी ही बहादुरी के साथ सिकंदर का सामना करता है और अंततः क्या होता है, पोरस पराजित हो जाता है। इसकी बहादुरी की वजह से सिकंदर द्वारा इसके साम्राज्य को पुनः इसे वापस कर दिया जाता है। उसके पश्चात सिकंदर की सैनिक द्वारा ब्यास नदी पड़ती है, ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया जाता है। किसके द्वारा? सैनिकों द्वारा। सिकंदर के सैनिकों द्वारा इस ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया जाता है और सिकंदर जो है इसी वजह से 323 बीसी में 19 माह, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, सिकंदर भारत में कितने माह रुका था? तो 19 माह रुकने के पश्चात क्या होता है, अपने मुल्क या अपने साम्राज्य की तरफ वापस जाने के लिए उत्तरित होता है। इसी तरह से कहा जाता है दोस्तों, जब ये बेबीलोन में इसकी 323 ईस्वी में ही, जब ये वापस घर जा रहा था बेबीलोन में 323 ईस्वी में, मात्र 33 वर्ष की आयु में इसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। इस तरह से देखा जाए, जब भारत पर सिकंदर का जो महाआक्रमण होता है, इस तरह से 323 बीसी में 33 वर्ष की उम्र में क्या होता है, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। अगर हम अब यूनानी आक्रमण की बात करें, इसका प्रभाव, अगर यूनानी आक्रमण की अब हम प्रभाव की बात कर लें, यूनानी आक्रमण की भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, यूनानी आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो सर्वप्रथम यह कहा जाता है यूनानी आक्रमण पर इसने भारत और यूनान के बीच, भारत और यूनान के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ाए, व्यापारिक संबंध बढ़ा दिए। उस समय पश्चिमोत्तर के जो छोटे छोटे राज्य थे उनको एकीकृत कर दिया। राज्य थे, छोटे छोटे जो राज्य थे उनको क्या किया, एकीकरण कर दिया। जो छोटे छोटे उसके राज्य थे उनका क्या हुआ, एकीकरण कर दिया गया। इसी तरह से देखा जाए, मुद्रा प्रणाली कहा जाए, भारत में शुरुआत होती है, लेख मुद्रा प्रणाली की भारत में शुरुआत होती है। दूसरा प्रभाव जो होता है, भारतीय इतिहास को क्रम से लिखने की शुरुआत हो जाती है। और ये कहा जाता है दोस्तों, जिस समय सिकंदर वापस जा रहा था उसने 2 नगरों की स्थापना की थी। तो इस तरह से देखते हैं दोस्तों, भारत पर सर्वप्रथम जो आक्रमण किया जाता है या भारत पर विदेशी आक्रमण किया जाता है, वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास 300 में 2 विदेशी आक्रमण, पहला आक्रमण जो होता है वो ईरानियों का होता है और दूसरा आक्रमण जो होता है वो यूनानियों का होता है। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, हम अगले वीडियो में मौर्य साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, कमेंट करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।